फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओनली एक्सीलेंस। सो आज हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शंस का पार्ट 3। हमारे दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं रेशियो एंड प्रपोर्शंस पे। थोड़ा सा हम उसकी चर्चा करेंगे कि हमने पिछला क्या देखा है, एंड फिर उसके बाद हम अपना आगे चलेंगे और क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। और उसके साथ ही मैं आप लोगों को सबसे मैं अपोलोजाइज़ करना चाहूँगी। मेरा वीडियो आज नहीं आ पाया था क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ अच्छी नहीं थी मेरी, तो वीडियो नहीं बन पाया था। बट मैं फिर भी ट्राई करती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करती हूँ। इसलिए रियली मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगी आज के लिए वीडियो ना अपलोड कर पाने के लिए। सी सेट का हमने ऑलरेडी 2017 का 2017 का पेपर सॉल्व किया है, मैथमेटिक्स पोर्शन पूरा कर लिया है। अभी हमारा रेशियो प्रपोर्शंस होने के बाद हम 2018 का पेपर उठाएंगे, जिसमें हम रेशियो पूरा आपका मैथमेटिक्स वाला यानी एप्टीट्यूड पोर्शन करेंगे। साथ ही हम इसके बाद जैसे ही हमारा 2018 का मैथमेटिक्स वाला ख़त्म होगा, हम 2017 और 2018 का रीजनिंग वाला पार्ट भी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको रीजनिंग के कुछ एक दो टॉपिक्स और बताऊंगी या एक टॉपिक और लूँगी जिससे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको समझ में आ सके। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू वन। इस रेशियो एंड प्रपोर्शंस का पार्ट 3 हम आज करेंगे। ठीक है, सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में आपने देखा कि रेशियो क्या होता है। मैंने आपको बताया कि दो एक ही तरह की किसी भी दो एक ही तरह की कोई नंबर हो, दो एक ही तरह की कोई दो चीज़ें हो, कोई वस्तुएं कुछ भी हो, तो उनका आपस में मतलब ऐसा निकालना कि भाई एक में दूसरी कितनी आएगी। ठीक है, या उनको एक दूसरे का उनका फ्रैक्शन निकालना, उसी को रेशियो कहते हैं। अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास 2 लीटर मिल्क है, ठीक है, 2 लीटर वाटर है, तो मैं मिल्क और वाटर का रेशियो निकाल सकती हूँ क्योंकि दोनों की ही यूनिट लीटर में है। तो मैं क्या कहूँगी, मिल्क की क्वांटिटी अपॉन वाटर की क्वांटिटी 1:1 है। तो ये आपने रेशियो में पढ़ा। रेशियो का साइन ये डबल डॉट होता है, ये आप लोग देख चुके हो। और हमने आगे क्या पढ़ा, यदि आपका ए रेशियो बी दिया है, बी रेशियो सी दिया है, तो हम कैसे इन तीनों का, जैसे 3 संख्याएं हो या 3 नंबर्स हो या 3 कोई भी चीज़ें हो, ठीक है, उसमें अगर आपको A:B पहली दो चीज़ों का रेशियो है, B:C अगली दो का रेशियो है, या इसको C:D ही लिख देते हैं जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो अगर अलग अलग हो बी। तो ये सेकंड एंड थर्ड का रेशियो हो, यानी 1 2 3 टोटल 3 चीज़ें हो, और अगर पहली और दूसरी के बीच का अनुपात A:B हो, दूसरी एवं तीसरी के बीच का अनुपात C:D हो, तो इसको हम कैसे करते हैं, तीनों के बीच में अगर अनुपात आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालते हैं। मैंने आपको बताया ये आपका फर्स्ट टर्म होता है, ये लास्ट टर्म होता है। ठीक है, बीच में आप कैसे करते हो, बीच में एक बार आप ऐसे जाते हो, एक बार ऐसे जाते हो। ठीक है, सो ये तो हमने अच्छा एरो खींच दिया है ऑलरेडी। तो क्या हो जाता है, पहला टर्म हो जाएगा आपका AC रेशियो BC रेशियो BD। ये होता है आपका तीनों का आपस में रेशियो। अगर A:B दिया है, C:D दिया है, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड के बीच का रेशियो, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड का रेशियो जब निकालेंगे तो AC:BD आएगा। ठीक है, सेम वे में अगर मैं बोलूं कि A:B पहली दूसरी का रेशियो है, C:D दूसरी तीसरी का रेशियो है, एंड E:F तीसरी और चौथी का रेशियो है, यानी थर्ड एंड फोर्थ का रेशियो है, तो आप कैसे करते हैं। तो मैंने आपको कैसे बताया था, इसी में इसलिए मैं बता रही हूँ जिसलिए आपको, तो कैसे करते हैं, सेम वही, पहला ये दूसरा ये। ठीक है, अंश 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 तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो पहला होगा। ठीक है, पहला टर्म, दूसरा टर्म अभी नहीं लिख रही हूँ मैं, तीसरा टर्म नहीं लिख रही हूँ मैं, चौथा टर्म जो होगा वो इसका डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी BDF होगा। अब बीच वाले टर्म में क्या आएगा, पहले इसका डिनोमिनेटर पहले वाले का दूसरे के न्यूमरेटर के साथ, और देन तीसरे के डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है, यानी BCE। फिर अगला टर्म क्या आएगा, पहले का डिनोमिनेटर, अभी ये न्यूमरेटर के साथ था, अब ये डिनोमिनेटर के साथ जाएगा और फिर इसके न्यूमरेटर के साथ आएगा, यानी BDE।
बी डी ई। याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था ए और एफ केवल पहले और अंतिम में आते हैं, दूसरे में नहीं, दूसरे तीसरे में नहीं आते। दूसरा तीसरा जो टर्म होगा वो केवल बी सी और डी ई से मिलके बनेगा। एक बार बी ई सी है, एक बार बी ई डी है, बस ध्यान रखना है, बी ई सी और बी ई डी, ठीक है। और पहला और अंतिम तो आपको पता ही है, पूरे अंश अंश का मल्टीप्लीकेशन, इधर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया था, ठीक है, जस्ट एक रिवीजन था वो हमने कर दिया है। अब हमने प्रपोर्शंस पढ़ा था, दो रेशियो जब इक्वल हो तो उनको प्रपोर्शंस कहते हैं, ठीक है। कोई भी दो चीजें यदि जिस रेशियो में है, अगली दो चीजें भी यदि उसी रेशियो में हो तो उसे प्रपोर्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए मेरे पास चीनी एंड चाय की पत्ती का जो रेशियो है वो 2:3 है, ठीक है। यानी 5 भाग अगर टोटल सॉलिड है तो 2 kg मेरी चीनी है और 3 kg मेरी चाय की पत्ती है, ठीक है, चाय की पत्ती है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि अगला मेरा जो 4 kg मेरे पास मिल्क, 4 kg मेरे पास अगले बैग में चीनी हो और मान लीजिए 6 kg मेरे पास चाय की पत्ती हो नेक्स्ट बैग में, तो दोनों बैग में चीनी और चाय की पत्ती का जो रेशियो है, इधर देखिए ये 2:3 है, इधर भी कट करिए तो 2 2 2 और 2 3 6, ये भी 2:3 आएगा। दोनों का रेशियो सेम है, इसलिए इसे समानुपात कहते हैं या सम अनुपात। प्रपोर्शंस को हिंदी में कहते हैं सम अनुपात। सम यानी होता है इक्वल, अनुपात यानी होता है रेशियो, यानी इक्वल रेशियो, ठीक है। तो इसे समानुपात कहेंगे। समानुपात को कैसे दर्शाते हैं? समानुपात को आप दो ऐसे डबल डबल डॉट अगर 2 बार लिख दें, यानी जोड़े में आप डबल डॉट करिए, यानी 4 डॉट ऐसे करिए, तो इसको समानुपात पढ़ते हैं, ठीक है। समानुपात का मतलब होता है दोनों रेशियो इक्वल हैं, ठीक है। सो ये हो गया आपका प्रपोर्शंस वाला पोर्शन। अब आज हम आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर किसी मनी को बांटना हो और या पहले में कितना आएगा दूसरे में कितना आएगा ऐसे बांटना हो तो हमने देखा था, ठीक है। अब आज हम कुछ और दूसरे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके उसमें आते हैं। मान लीजिए मैंने आपको बोला है कि चलिए मैं जो क्वेश्चन बुक से ही लेके कर देती हूँ मैं कुछ, ठीक है। देखिए, इन अ गिवन टाइम 12 पर्सन्स मेक 111 टॉयज, ठीक है। इन अ गिवन टाइम तो पर्सन्स कितने हैं? 12 पर्सन्स मेक 111 टॉयज, ठीक है। 12 persons make 111 toys. Then it's asking in that same time पे, यहाँ टाइम सेम कर दिया है, सेम टाइम पे 148 टॉयज आर टू बी मेड। कितने? 148 टॉयज आर टू बी मेड, ठीक है। तो हाउ मेनी पर्सन शुड बी एम्प्लॉयड, मतलब कितने लोग चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले तो आप ये मान लीजिए कि हमें x नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब देखिए, आप कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 12 को 111 से रेशियो कर देते हैं। मैंने बताया रेशियो हमेशा सेम तरह की चीज़ों का होता है। आदमियों का अनुपात खिलौनों के साथ नहीं हो सकता। नंबर ऑफ पर्सन्स है तो नंबर ऑफ पर्सन से ही अनुपात होगा, ठीक है। तो मतलब नंबर है तो नंबर से ही होगा अनुपात। यहाँ पे क्या दिया है? पर्सन्स दिया है, ठीक है। तो पर्सन्स का अनुपात पर्सन से जाएगा। ये आपका इजी वे है करने का, आप कंफ्यूज नहीं होंगे तो आप हमेशा अच्छे से कर देंगे। और टॉयज का रेशियो टॉयज के साथ निकालिए, तो पर्सन्स का रेशियो पर्सन। अब देखिए, दो चीजें होती है, एक होता है सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो मतलब कोई चीज भाई पहले कम थी, जैसे मान लीजिए आपके पास 5 मैंगो हैं जो 15 रुपए में आए, अब आपको 6 मैंगो लेने हैं तो कितने रुपए में आएंगे? तो 5 मैंगो 15 में आते हैं, तो जब एक मैंगो बढ़ा दिया तो रेट भी बढ़ जाएगा, टोटल अमाउंट भी बढ़ जाएगा। तो एक चीज बढ़ी तो दूसरी भी बढ़ गई, ठीक है। तो इसको कहते हैं अनुक्रमानुपात, ठीक है। हिंदी में इसको अनुक्रमानुपात कहते हैं, ये सिंपल रेशियो होता है, ठीक है। अब इनवर्स प्रोपोर्शन एक चीज होता है इसको, जिसको हिंदी में व्युत्क्रमानुपात कहते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? जब एक चीज आप बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज घट जाती है। जैसे अगर मान लीजिए मुझे 100 टॉयज बनाने हैं, मैंने 30 लोगों को रखा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया,
मुझे 100 टॉयज बनाने हैं, मैंने 40 लोगों को लगा दिया है, तो 100 टॉयज बनाने में 30 लोगों को लगता है 3 दिन, ठीक है। तो वही 100 टॉयज बनाने में 40 लोगों को कितने दिन लगेगा? तो लोगों की संख्या बढ़ी तो टाइम कम हो जाएगा। भाई आप 4 लोग मिलके एक काम को अगर सारा दिन में कर लेते हैं, अगर मैं यही घटा दूं, आपके 2 लोगों को बाहर कर दूं, अब 2 ही लोगों को काम करना है, तो वही 1 दिन जो है आपका 2 दिन में कन्वर्ट हो जाएगा, तब आपको 2 दिन लगेंगे। यानी नंबर ऑफ पर्सन जैसे ही कम हुए, आपका नंबर ऑफ डेज बढ़ गए। तो जब वर्किंग वाला आता है, जब काम करने वाला आता है, एम्प्लॉयमेंट का आता है, या कोई कुछ काम कर रहा है, तो उसमें जैसे नंबर ऑफ पर्सन बढ़ते हैं वैसे नंबर ऑफ डेज कम हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपल प्रोपोर्शन है, क्योंकि भाई 12 लोग मिलके 111 टॉयज बनाते हैं, अब मुझे बनाने 148 टॉयज सेम टाइम में, टाइम नहीं बढ़ाया है, सेम टाइम में, तो लोगों की संख्या भी तो ज़्यादा होनी पड़ेगी। भाई एक दिन अगर मुझे दिया है, 4 घंटे में अगर मुझे 12 चीज़ें बनानी है, तो मैंने 4 लोगों को लगाया, लेकिन उसी 4 घंटे में अगर मुझे 16 चीज़ें बनानी होंगी तो मुझे और लोगों को लगाना पड़ेगा। तो मतलब अगर नंबर ऑफ टॉयज बढ़ गए हैं तो आपका नंबर ऑफ पर्सन्स भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो रेशियो निकालिए, तो रेशियो ये समानुपात में आ गया। तो आप सिंपली क्या करेंगे, 12 लोगों को लगता है, 12 लोग बनाते हैं 111 टॉयज, और x बनाएंगे 148 टॉयज, ये दोनों आपस में समानुपाती में हो जाएंगे, ठीक है। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 12 इंटू 148 डिवाइडेड बाय 111 आ जाएगा आपका। देख लीजिए कितना आएगा नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम, ये कितना आ जाएगा, दिस विल कम टू 16, हाँ 4 3, इसको 3 से डिवाइड करिए, 3 3 जा 9 और 2 1 3 7 जा 37, और फिर ये 37 इसको कर देगा 4 से, ठीक है, और ये 3 4, तो 4 4 जा 16, ठीक है। हाँ, तो 16 आ गया, यानी 12 लोग अगर 111 टॉयज बनाते हैं तो सेम टाइम में 16 लोग लगेंगे 148 टॉयज बनाने के लिए, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, इफ 192 मैंगोज कैन बी बॉट, if 192 mangoes can be bought in ₹15, how many can be bought for ₹5? 192 मैंगोज जो हैं वो 15 रुपीज़ में आते हैं, तो 5 रुपए में कितने मैंगोज आएंगे? आप लोग सोच रहे होंगे भाई 192 मैंगोज 15 रुपीज़ में, बहुत ईजी है, बहुत सस्ता है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है। 192 मैंगोज, ठीक है, मैंगोज कितने में, 15 रुपीज़ में, 15 रुपीज़, ठीक है। 192 मैंगोज 15 रुपीज़। अभी क्या दिया है, अभी अगला दिया है, हाउ मेनी मैंगोज कैन बी बॉट फॉर ₹5? तो हाउ मेनी फॉर ₹5? तो हमने मान लिया x मैंगोज फॉर ₹5, सेम, ठीक है। देखिए यहाँ ₹15 है तो मैंगोज 192 है, रुपीज़ जैसे ही कम हुए तो मैंगोज भी तो कम हो जाएंगे, भाई कम रुपए में कम मैंगोज आएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब हमने तो लिख ही दिया, अब यहाँ से बस आपको समानुपात लगा देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 192 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 3 6 जा 18, 1 12 3 4 जा 64 मैंगोज आएंगे आपके 5 रुपए में, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। ये हो गया आपका ये। अब मान लीजिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे कराऊं, मान लीजिए आपका दिया है कि इफ x is to y is to z is equal to 1/4 1/4
एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आप करते हैं, इफ A is to B is equal to 3 is to 4, B is to C is equal to 8 is to 10 and C is to D is equal to 15 is to 17। तो आपसे पूछा है A is to B is to C is to D निकालिए। तो देखिए आंसर तो बहुत इजी है, पहले सबके न्यूमरेटर्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, A इंटू बी इंटू सी इंटू, मतलब सारे न्यूमरेटर्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा तरीका क्या होता है, जब ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए रहे हैं तो आप क्या क्या कीजिए इजीली, जब आपको ए बी सी डी या तो आप सीधे लिख सकते हैं, ठीक है, 3:4 लिख दीजिए, यहाँ पे 8:10 लिख दीजिए और ये लिख दीजिए 15:17। हो गया, 3 8 15 हो जाएगा पहला, 3 इंटू 8 इंटू 15 आ जाएगा। अगला टर्म क्या आ जाएगा, अगला टर्म क्या आ जाएगा, 4:8 इंटू 15 यानी 4 8 जा इंटू 15। उसके बाद अगला टर्म क्या आ जाएगा, 4:10 इंटू 15 और अगला आ जाएगा 4 इंटू 10 इंटू 17। ऐसे ही कर लीजिए, ठीक है, ऐसे तीनों को ऐसे लिख दीजिए, पहले के हर के नीचे दूसरे का अंश, या पहले के डिनोमिनेटर के नीचे या सेकंड टर्म के नीचे दूसरे वाले का फर्स्ट टर्म, फिर दूसरे के सेकंड टर्म के नीचे तीसरे वाले का फर्स्ट टर्म। इससे और आगे दे दिया जाए तो इसके सेकंड टर्म के नीचे अगले वाले का फर्स्ट टर्म, ठीक है, और फिर एरो मार्क करते जाइए, ठीक है, बस इसी तरह करना है आपको। चलिए अगला मेथड क्या है, अगर मैं इसी को आपको बोलूं कि अगला मेथड आप दूसरे मेथड से करिए, इस फॉर्मूले से मत करिए, मान लीजिए ये फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो आप कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, यहाँ देखिए b क्या है, यहाँ b 4 है, यहाँ b 8 है, 4 2 जा 8 होता है, ठीक है। तो इसको 8 बनाने के लिए या तो आप इसको 8 बनाइए या इसको एक काम करिए, इसको आप 4 बना दीजिए। तो 2 अगर इससे डिवाइड कर देंगे 2 से तो आपका ये 4 बन जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4:5। अब मुझे यहाँ 4 मिल गया, यहाँ भी 4 मिल गया, ठीक है, एक तो सॉल्व हो गया। अगला देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 15 है, ठीक है। तो इसको आप 5 बनाए जाएंगे तो ये 17/5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रहने दीजिए, इसको 15 बना दीजिए, इसको 15 बनाएंगे तो यहाँ पे इंटू 3 कर देंगे, यहाँ इंटू 3 कर देंगे। अब साथ ही साथ करते जाइएगा, ठीक है। यहाँ इंटू 3 हो चुका है ना, तो इधर भी तो इंटू 3 और इधर भी तो इंटू 3 करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसको भी फिर आपको इसी के इक्वल बनाना पड़ेगा ना, अभी बनाया तो था, ठीक है, अभी इसी के इक्वल बनाना पड़ेगा। अब ये भी 15 हो गया, इधर भी 15 हो गया। अब अगला देखिए इधर क्या है, तीनों के न्यूमरेटर सेम हो गए, बस अब कर दीजिए। ए कितना है आपका 3 इंटू 3 यानी 9, बी कितना आ रहा है 4 इंटू 3 यानी 12, सी कितना आ रहा है 5 इंटू 3 यानी 15 और डी कितना आ रहा है 17। देखिए यहाँ पे आ गया 9, ये आ गया 12 और ये भी आ गया 12, तो ये दोनों बी है तो एक बी ले लेंगे, ये आ गया 15 सी की वैल्यू, और यहाँ पे भी देखिए सी 15 है, दोनों सी है तो एक ले लेंगे, ठीक है। फिर अगला आपका डी एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। ये दूसरा तरीका है, ये भी बहुत इजी होता है, आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1 man adds 3 liters water to 12 liters milk, 12 liters milk यानी 3 लीटर वाटर और मिल्क कितना है 12 लीटर्स मिल्क में ऐड कर देता है, यानी ये ऐड हो जाता है, ठीक है। तो एक मिक्सचर हमारा बन गया जाएगा, फर्स्ट मिक्सचर बन जाएगा कितना 15 लीटर्स का, ठीक है। फिर क्या दे रहा है, एंड अनदर एड्स 4 लीटर वाटर्स टू 10 लीटर्स मिल्क, 4 लीटर्स वाटर टू 10 लीटर्स मिल्क, ठीक है। तो मिक्सचर क्या बन गया आपका 14 लीटर्स का बन गया, ठीक है। पूछ रहा है रेशियो ऑफ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मिल्क इन 2 मिक्सचर्स, मतलब मिल्क, ये जो 2 मिक्सचर बन रहे हैं इनमें मिल्क की स्ट्रेंथ का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो देखिए पहला मिक्सचर आप ये देखिए, पहला मिक्सचर 15 लीटर है,
ठीक है। इसमें मिल्क कितना है 12 लीटर, ठीक है। तो मिल्क की स्ट्रेंथ कितनी हो गई 12/15, यानी 4 से ये 3 से डिवाइड कीजिए, 3 4 जा 3 5 जा, यानी फर्स्ट मिक्सचर में जो मिल्क की स्ट्रेंथ है वो 3:5 है। 5 लीटर में हर 5 लीटर में 3 लीटर मिल्क है, यानी 3:5 का रेशियो है इस मिक्सचर में मिल्क और टोटल का, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड मिक्सचर में देखिए टोटल कितना है 14 लीटर, तो 14 नीचे आ जाएगा। इसमें मिल्क की स्ट्रेंथ निकालनी है, तो मिल्क कितना है 10 लीटर, तो 10 ऊपर आ जाएगा। 2 5 जा 2 7 जा, यानी 5:7 आ जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेंथ, तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन आपके उसमें आएंगे। अब चलिए एक हम देख लेते हैं वर्क एंड मैन वाला, पहले भी एक हम देख चुके हैं, इसको फिर से हम एक बार एक और देख लेते हैं। ए कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, ठीक है। ए कोई काम 12 दिन में कर सकता है। फिर बी इज 60% मोर एफिशिएंट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एफिशिएंट का मतलब क्या है, क्या कह रहा है कि ए कोई काम, एक जो पीस ऑफ वर्क है वो ए कितने दिन में कर सकता है 12 डेज में कर सकता है, 12 डेज में कर सकता है। कह रहा है बी 60% मोर एफिशिएंट है। तो 60% मोर इफिशिएंट होने का मतलब क्या होता है, इफिशिएंसी नॉर्मली यहाँ पे क्या होती है, इफिशिएंसी क्या होती है 1 घंटे 1 मिनट 1 दिन या कोई पर्टिकुलर टाइम में कोई व्यक्ति कितना काम कर सकता है वो उसकी इफिशिएंसी होती है। तो अब यहाँ पे क्योंकि इसकी इफिशिएंसी ए के रेस्पेक्ट में ज़्यादा बताई गई है, यानी दोनों का जो स्टैंडर्ड लिया है वो सेम लिया है, यानी ए एक दिन में अगर एक काम करता है तो बी एक दिन में 1.6 काम करेगा, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से। यानी इसको फिर से देखिए, अभी 1.6 आ गया तो मे भी आपको समझ में ना आया हो, लेकिन जैसे मान लीजिए मैंने बोला एक काम यानी 100%, एक काम का मतलब क्या होता है पूरा, यानी 100%, कहते हैं ना कह रहे 100% काम कर देंगे, यानी पूरा एक काम कर देंगे, तो 100%। तो अगर मैं इसको मानूं कि ए जो है वो 12 दिन में 100% काम करता है, ठीक है, तो बी इसी 12 दिन में कितना काम करेगा, क्योंकि इसकी इफिशियंसी 60% ज़्यादा है, यानी 100 तो करेगा ही करेगा, प्लस 60% ऑफ 100 कर देगा, ठीक है। यानी अगर ये पूरा एक 100 हिस्सा किसी काम के 100 हिस्से ये एक दिन में 12 दिन में करता है, तो ये उसी काम के 160 हिस्से करेगा, ऐसे 160 टाइम्स करेगा, वो वही 100 जो था पहले वो 160 हो जाएगा अगर ये वही 12 दिन काम करे तो, क्योंकि इसकी इफिशियंसी 160% ज़्यादा है। अब मैंने आज 100 इसलिए लिया कि आपको समझ में आए 60%। अगर मैं लेऊँ कि एक पीस ऑफ वर्क है तो इसका 60% कितना हो जाएगा, 1 का 60% कितना होता है 1 × 60/100 यानी 0.6, तो ये हो जाएगा 0.6, यानी टोटल हो जाएगा 1.6। यानी अगर ये एक काम करता है तो ये 1.6 काम करेगा, अगर ये 100 काम करता है या 100 हिस्सा काम का करता है तो ये 160 हिस्सा करेगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, अब क्या कह रहा है कि इसकी इफिशियंसी 60% ज़्यादा है, तो इसको वही एक काम करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसको x डेज लगते हैं, ठीक है, टाइम ही पूछा है ना, B will in how many days B will do the same work, ठीक है। तो मान लिया कि भाई x दिन लगेंगे B को, ठीक है। तो अब B को x दिन लगेंगे, A को लग रहा है 12 दिन, ठीक है, दिख रहा है सबको, इधर लिखती हूँ, A को लग रहा है 12 दिन, B को लगेंगे x डेज, ठीक है। A की इफिशियंसी है 100, B की इफिशियंसी है 160, ठीक है। इसको 1 और 1.6 भी कर सकते हैं, यानी A काम करता है 1, B काम करेगा 1.6 सेम डेज में, तो आपको तभी तो रेशियो मिलेगा, ठीक है। तो मैं 100 और 160 लेके चलती हूँ कि भाई ये 100% काम करता है तो ये 160% करेगा, ठीक है। अब देखिए इफिशियंसी ज़्यादा है भाई, काम ज़्यादा है तो दिन कम लगेंगे, ठीक है, इफिशियंसी इसकी ज़्यादा है, यानी यहाँ पे ज़्यादा काम ज़्यादा है तो दिन कम लगेंगे, इफिशियंसी ज़्यादा है तो दिन
कम लगेंगे। यहाँ पे देखिए तो ये क्या हो गया, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया। अगर इफिशियंसी बढ़ रही है तो दिन घटते जा रहे हैं, तो हमें निकालना क्या है, डेज ही निकालना है ना। तो डेज और इफिशियंसी इन्वर्स प्रोपोर्शन में आ गई, यानी 12/x करेंगे तो जो 12 के साथ वाला 100 है वो नीचे आ जाएगा, और जो x के साथ की इफिशियंसी है या पीस ऑफ वर्क है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अब इससे x निकालिए, तो x आ जाएगा 12 इंटू 160, कितना हो जाएगा, 4 3 जा 4 4 जा, ठीक है, और ये हो गया आपका 2 2 जा 2 5 जा, यानी 15/2 डेज, यानी 7.5 डेज लगेंगे। ठीक है, 7.5 डेज लगेंगे बी को काम करने में। तो आपने कैसे देखा, इसको ये क्या हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था। देखिए 12 दिन में ये करता है 100 काम। ठीक है, अब इसकी इफिशियंसी ज़्यादा हो गई है, यानी इसकी 100% इफिशियंसी है, इसकी 160% है। तो एक काम करने के लिए, एक काम 100 काम से मेरा मतलब है कि 100% काम, इफिशियंसी के टर्म्स में आपको समझा रही हूँ। यानी अगर मैं एक काम मानूँ तो इस एक काम को करने के लिए 100% की इफिशियंसी वाले को लगता है 12 दिन, तो 160% की इफिशियंसी वाले को कम दिन लगेंगे, यानी इफिशियंसी बढ़ी तो दिन घटे। तो जब एक चीज बढ़ती है दूसरा घट जाता है तो आपका वो इन्वर्स प्रोपोर्शन में होता है। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में आप कैसे सॉल्व करते हैं, 12 दिन तो 12 को ऊपर रखा आपने, डेज और डेज का रेशियो निकालेंगे, 12 डेज इज टू x डेज। ठीक है, तो जो x की इफिशियंसी है, चूंकि x नीचे है तो x की इफिशियंसी ऊपर आ जाएगी, और जो 12 ऊपर है उसकी इफिशियंसी नीचे आ जाएगी। तो इस तरीके से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी b को कितने दिन लगेंगे आप निकाल सकते हैं, 7.5 डेज लगेंगे, हमने देख लिया है। ठीक है, चलिए अब और कर दिया जाए। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस भी आप देख चुके हैं क्या होते हैं। मैं कुछ टर्म्स अब आपको बता रही हूँ, आप उनको ध्यान रखिएगा, कब एग्जाम्स में आपके आ जाते हैं। एक्चुअली ऐसे टर्म्स दे देते हैं तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए उन टर्म्स को जानना जरूरी है। मान लीजिए आपको A:B:C:D दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो ये कॉर्नर के टर्म्स हैं, दोनों साइड कॉर्नर के, इनको कहते हैं एक्सट्रीम्स, इनको कहते हैं एक्सट्रीम्स। ठीक है, और ये जो मिडल के टर्म्स है इनको कहते हैं मीन्स। ठीक है, या मिडिल टर्म्स। ठीक है, इसको प्रोपोर्शनेट भी कहते हैं, सेकेंड प्रोपोर्शनेट, थर्ड प्रोपोर्शनेट या थर्ड प्रोपोर्शन। फिर ये हो जाएगा एक्सट्रीम प्रोपोर्शन या फोर्थ प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शनेट। इसको प्रोपोर्शनेट भी कहेंगे और इसको इन टर्म से भी जानेंगे। तो अगर आपको कहीं A:B प्रोपोर्शन B:C दिया है तो आपको कोई भी एक टर्म, मान लीजिए आपको C निकालने को बोला गया, तो इसको आप सिंपली कैसे करेंगे, जब ऐसा रहे तो मैं हालांकि बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ, जो एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वो इक्वल होता है मीन्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अगर मुझे B निकालना है तो √AC हो जाएगा। ठीक है, अगर A निकालना है तो B²/C हो जाएगा, और अगर C निकालना है तो B²/A हो जाएगा। इस तरीके से आप अलग अलग टर्म्स इसके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम 3 वाला पढ़ेंगे जब 3 टर्म्स आपके में आए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि भाई कभी आपके क्वेश्चन में आता होगा कि 40 आदमी हैं, 8 घंटे काम करते हैं, 3 काम कर लेते हैं। ठीक है, तो 17 आदमी 10 घंटे काम करके कितना काम कंप्लीट करेंगे, तो इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं। तो इसको डबल रूल ऑफ थर्ड प्रोपोर्शन से हम करेंगे, या इसको और भी मेथड में आपको बताऊंगी, सिंपल मेथड्स बताऊंगी और बहुत ही ट्रिकी, बहुत ही अच्छी मेथड्स बताऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करिए, जहां भी कोई प्रॉब्लम हो पिछला भी रिवाइज करिए, वीडियोस देखिए हमारे पिछले, एंड कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, और आपको बाकी हम फिर ABC से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं वो भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।